अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त हम CIE लेवल्स के लिए ना फिज़िक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल MCQs जो हैं बोर्ड के, वो हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट MCQ जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यहाँ पे आपको दिया गया है, व्हाट इज़ मेजर्ड बाय एनर्जी डिसिपेटेड। एनर्जी डिसिपेशन के जो एनर्जी डिसिपेट करती है, निकलती है, तो एनर्जी डिसिपेशन जो होती है वो E से रिप्रेजेंट की जाती है। इसका फॉर्मूला I²RT होता है और इसी के थ्रू हम पावर भी कैलकुलेट करते हैं, जो कि P = V × I के बराबर है। व्हेन सोर्स ड्राइव्स, जबकि सोर्स ड्राइव करे अ यूनिट चार्ज अराउंड अ कंप्लीट, बताइए कितनी एनर्जी निकलेगी अगर यूनिट चार्ज जो है वो डराइव किया जाए फॉर अ कंप्लीट सर्किट। तो बताइए आपके पास वोल्टेज जो होता है वो भी किसके बराबर होता है, एनर्जी अपॉन चार्ज, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। जी सर। तो बताइए कि व्हाट इज़ मेजर्ड, किस चीज़ से मेजर किया जाएगा कि एनर्जी डिसिपेट हो रही है फॉर अ यूनिट चार्ज मूविंग इन अ सर्किट। ये भी हो सकता है और ये यूटिलाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। तो ये चीज़ क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेजेंट इनसाइड द बैटरी। तो ज़्यादा बेहतर इसका आंसर जो हम समझ सकते हैं वो क्या होगा, बी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो दिया हुआ है वो क्या है, फैक्ट के अंदर क्या दे रहे हैं, ए। अच्छा, एनर्जी डिसिपेटेड व्हेन द सोर्स ड्राइव्स अ यूनिट चार्ज अराउंड अ कंप्लीट सर्किट। अच्छा, अब ये जो कंप्लीट सर्किट कह रहे हैं ना, इसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उस वक्त होती है जब सर्किट जो है ना वो ओपन हो, क्लोज्ड ना हो। तो मेरे जो चीज़ समझ में आ रही है, जो हम समझते हैं वो होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि जब सर्किट कंप्लीट हो रहा हो ना तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो रेजिस्टेंस जब लग जाती है तो टर्मिनल्स जो होते हैं बैटरी के, उनका पोटेंशियल डिफरेंस मार्क किया जाता है। लेकिन अगर सर्किट ओपन हो, रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई है, तो इलेक्ट्रोमोटिव। लेकिन अब चूंकि इलेक्ट्रोमोटिव ही कहना है तो आप इसको, ये दोनों चीज़ आप जानते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव और पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब इन्होंने इलेक्ट्रोमोटिव मार्क किया तो राइट इलेक्ट्रोमोटिव। अब ये क्या कह रहा है, द सर्किट इज सेटअप एज शोन इन द डायग्राम अज्यूमिंग दैट द एमीटर, यहाँ पे एक एमीटर लगाया गया है, हैज़ अ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस जो है वो मैं क्या मार्क कर रहा हूँ, अब जानते हैं कि इसके अंदर इसकी रेजिस्टेंस होती ही नेग्लिजिबल है। वजह क्या होती है, क्योंकि इससे पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है, जो कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को बहुत है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, तो इस केस में आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ वाली रेजिस्टेंस। अब आप बताइए कि इसके अंदर क्या कहते हैं, अब ये करंट कितना शो कर रहा है, हाई 0.5 एम्पेयर। वोल्टेज कितना दिया गया था, देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी बता रहा है। तो V जो है वो 3 वोल्ट का है, करंट इतना एम्पेयर है और ये 3 वोल्ट। अच्छा, अब आप ये बताएं कि ये दो चीज़ें तो मुझे पता चल गई, ये 1 एम्पेयर है, अगर मैं इसके थ्रू निकालूँ टोटल वोल्टेज है ये, और ये टोटल करंट। अगर मैं टोटल वोल्टेज R = V/I होता है जी सर। तो अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालूँ तो V कितना है, 3/0.5। 3/0.5 का मतलब क्या, 3 का डबल यानी कि 6 ओम। 6 ओम आपके पास इक्विवेलेंट कंप्लीट टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इन दोनों को सम अप करके, क्योंकि ये दोनों ये होल सर्किट का दे रहा है ना, जी तो सर। इन दोनों की रेजिस्टेंस सम अप करके क्या आ रही है, 6 आ रही है। यानी तो R = R प्लस, अब आप जानते हैं सीरीज़ के अंदर क्या होती है, डायरेक्ट एड अप करते हैं ना, R+1, समझ रहे हो। जी सर। तो यहाँ पे कितनी दी गई है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, 6। तो R+1, तो R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, C5, ठीक है ना। यहाँ पर भी इन्होंने गिनी है 5। 3 कह रहे हैं स्टूडेंट हैज़ सेटअप ऑफ इतने फेस्टिव लाइट्स, 20 लाइट्स जो है ना वो उसने सेटअप की। द लाइट्स आर वायर्ड इन सीरीज़, तमाम लाइट्स को उसने कैसे लगाया है, सीरीज़ में लगाया, यानी कि तमाम बल्ब जो है ना 20 बल्ब, ये पहला बल्ब आया, ये दूसरा बल्ब आया, ये तीसरा बल्ब आया, और ये सबके सब इसने कनेक्ट कर दी। मतलब सबके सब जब ये सीरीज़ में कनेक्ट कर देगा तो इसका मतलब क्या है, सबके ऊपर ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट होगा। जी सर। इसका मतलब क्या है, सारी लाइटें एक ही स्ट्रेंथ के साथ नहीं जलेंगी। सारी लाइटें एक ही स्ट्रेंथ के साथ हो जाएंगी जब सबको पोटेंशियल सेम किया जाए। नहीं समझे, समझ आ रही। ठीक है ना। कनेक्टेड इन सीरीज में 1 बल्ब बर्न्स आउट, अगर इसमें से एक बल्ब जल जाता है तो सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया ना, एक बल्ब अगर ख़राब हो गया, नहीं समझे। समझ आ रही। बर्न
ऑल द लाइट्स गो आउट, चली जाएंगी। द स्टूडेंट पेरेंट आस्क्ड हर टू फाइंड द फॉल्टी बल्ब। अब वो ये जानना चाहते हैं कि फॉल्टी बल्ब कौन सा है और उसको रिप्लेस करो इस केस में। तो बताइए हेयर शुड द स्टूडेंट्स, वो कहाँ से बिगिन करेगा? अब जब जो बल्ब जला होगा तो वो तो सब की सब क्या हो चुकी होगी, बंद हो गई होगी। अब वो चेकिंग कहाँ से स्टार्ट करेगा? स्टार्टिंग से स्टार्ट करे, एंडिंग से? तो भाई ये तो चीज़ ऐसी है कि अगर बीच वाला भी ख़राब है तो ख़राब ही होगा। तो वो कहाँ से? एनीवेयर, बिकॉज द करंट विल हैव बीन द सेम एवरीवेयर। कहीं से भी स्टूडेंट के हर तरफ करंट क्या है, सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है। जैसे एट द लाइव एंड, लाइव एंड से स्टार्ट करेगा। देखो ये वाला एंड लाइव है और ये वाला सपोज यहाँ पे ये वाला हो गया, यहाँ पे डिस्कनेक्टेड था बीच में कहीं, तो ये डेथ एंड है। तो मैं समझ आ जाएगा जी सर। तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए, लाइव एंड को चेक करें और लाइव एंड के आखिर तक पहुँचे तो डेथ एंड जो होगा वो उसके रिलेटिवली पता लग जाएगा, यानी कि नेगेटिव, जो हमारे समझ में आ रहा है। देखो थर्ड के अंदर ये कहता है क्या, सिंस द लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑल द लेंथ्स वुड हैव द सेम करंट। ये तो हमें पता ही है कि सब में अमाउंट ऑफ करंट, देखो जब सीरीज में लगाया तो अमाउंट ऑफ करंट सब में से गुजरने वाला क्या होगा, सेम। तो इसका मतलब क्या है कि वो कहीं से भी शुरू कर सकते चेकिंग। इसका मतलब ये है कि हम अलग से चेकिंग करने के लिए नहीं जाएंगे। देखो एट द मिडल बिकॉज द करंट विल हैव बीन ग्रेटेस्ट देयर, तो मिडल पे सबसे ज़्यादा तो होता ही नहीं है करंट। अच्छा एट द न्यूट्रल एंड बिकॉज द करंट विल हैव बीन ग्रेटेस्ट, न्यूट्रल एंड तो कोई होगा नहीं। अच्छा इसके अंदर सेम एवरीवेयर, तो आप जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हों तो अमाउंट ऑफ करंट जो होता है वो हर रेजिस्टर में से क्या निकलता है, सेम निकलता है। जितना यहाँ से, अब सपोज यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, तो जब ये वोन आउट होगा, जब ये बर्न आउट हो जाएगा तो मुझे स्टार्ट कहीं से भी लेने का मतलब क्या है कि मैं इसको स्टार्टिंग से ले लूँ, सेंटेंस कहीं से भी, एनीवेयर बिकॉज द करंट, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ क्योंकि करंट जो है वो सेम अमाउंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर आंसर जो होगा वो आपके पास ए होगा। तो कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आप किसी भी पॉइंट से अगर चेकिंग कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या हुआ कि करंट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर इन अ सर्किट। अगला क्या कह रहा है भाई, देखो इसमें ये कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज द कंपोनेंट्स ऑफ लाइटर। ये डायग्राम है, ये एक लाइटर है जिसके अंदर ये सेल्स लगे हैं। ये सेल्स जो हैं देखो ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, हेड ऑन इसको सीरीज के अंदर सेल्स जो हैं आपके पास वो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा अब इसमें होता क्या है कि ये दिया हुआ है स्विच, स्विच को जब तुम यहाँ से प्रेस करते हो अंदर की तरफ दबाते हो तो यहाँ पे स्पार्क होता है और स्पार्क से ये लाइटर है ना तो वो जल पड़ता है। जब तुम इसे प्रेस करते हो तो ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। देखो एक ये पॉजिटिव वायर इधर आ रहा है, ये रेजिस्टर से गुजर के ये नेगेटिव के साथ इससे टच होके सेल तक पहुँचेगा तो सेल इसको हीट अप कर देगा, यानी कि जब तक मैं प्रेस रखूँगा हीट होता रहेगा, जैसे हटाऊँगा तो लाइटर जो होगा वो हीट होना बंद होगा। अब यहाँ पे सेल्स कितने हैं, एक नहीं है 2 हैं सेल्स, और सेल्स का कॉम्बिनेशन याद रखो हमेशा सीरीज में रखा जाता है तब बढ़ता है, समझ रहे हो। सेल जब तुम किसी एक लंबा हिस्सा हो और उसमें सेल डालना, एक सेल ऐसे लगाते हो, दूसरा उसका हेड उसकी टेल पे लगाते हो, इसका मतलब क्या है, हेड ऑन कॉम्बिनेशन के ऊपर सेल की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, हेड टू टेल का मतलब क्या हो गया कि हेड ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन में ये सेल जो लगे हैं किसमें लगे, सीरीज। याद रखो बैटरी अगर सीरीज में लगेगी तो वोल्टेज बढ़ जाएगा और पैरेलल लगेगी तो कम, समझ रहे हो जी। पैरेलल का मतलब क्या, ऑपोजिट लगा दिया, नहीं समझ। तो अब यहाँ पे विच डायग्राम शो द लाइटर इज करेक्ट। अब ये यहाँ बताइए ये पॉजिटिव है, अब यहाँ पे ये नेगेटिव आया, फिर ये पॉजिटिव आया, फिर ये नेगेटिव आया, फिर ये डिस्कनेक्ट हुआ और फिर अब यहाँ पे देखें स्विच यहाँ पे दे रहे हैं ना, देखिए स्विच जो लगा है, देखिए पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव से रजिस्टर पे गया, देखिए ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है और ये वाला हिस्सा इसका पीछे वाला नेगेटिव, फिर ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। देखो ये नेगेटिव से तार निकल के कहाँ जा रहा है, स्विच पे, तो स्विच पे वायर किससे जाना चाहिए, नेगेटिव से जाना चाहिए। तो समझ में आ रही बात जी सर। देखो
नेगेटिव से, अब समझ में तो यही आ रहा है। अब देखो यहाँ पर सिचुएशन जो बन रही है सीधा ही सीधा है, सीरीज में है, ये स्विच दिया हुआ है, इसके साथ रजिस्टर है। ए आंसर समझ में आ रहा है, इसका आंसर जो समझ में आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ए। तो इन्होंने ए ही लिखा है इसका, ठीक है ना। अब फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग दीज अप्लायंसेस, इसमें से कौन से इज द मोस्ट पावरफुल दैट सेफली कनेक्टेड टू द वोल्टेज ऑफ 240 वोल्ट मेन सप्लाई बाय यूजिंग अ प्लग ऑफ 3 एम्पेयर फ्यूज। एक 3 एम्पेयर का फ्यूज है मेरे पास करंट का, कितना एम्पेयर है, 3 एम्पेयर। कितने वोल्ट के ऊपर है वोल्टेज, 240। ये हो गया वोल्टेज कितना है, 240। अब जब फ्यूज की बात की जाएगी ना, तो हमेशा किसी भी इक्विपमेंट की पावर के लिए फॉर्मूला होता है V इंटू आई, P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब ये कह रहे हैं कि अगर 3 एम्पेयर का फ्यूज 240 वोल्ट में निकालें, तो बताइए इसकी पावर जितनी आएगी इसमें से कौन से के लिए सूटेबल होगा। अब देखो मल्टीप्लाई करके देखो कितना होता है, 24 दिया, 24 मल्टीप्लाई बाय 72 यानी कि 720। इसका आंसर आ रहा है 720 वॉट। अब ये बताओ 60 वॉट और 720 बहुत दूर है। इसका मतलब क्या है कि 60 वॉट से अगर ये 100 वॉट के ऊपर भी यानी कि थोड़ा सा भी करंट बढ़ा तो ये तो जला देगा। इससे क्लोज होना चाहिए, 100 भी क्लोज नहीं है, 200 भी नहीं है, 500 वॉट का हीटर जो है वो 720 से क्या है, क्लोज है। तो इसके लिए बेस्ट क्या होना चाहिए, हमें जो समझ में आता है वो डी। ठीक है, देखो ये 720 वॉट के रिलेटिवली मैंने इसने एक्सप्लेन किया है कि 500। द पर्सन यूजेस 3 किलोवाट। 3 किलोवाट का एक क्या किया है, ये पावर हो गई, इसने बंदा इस्तेमाल कर रहा है इलेक्ट्रिक फायर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक चलाता है इसे। एंड 2 किलोवाट हीटर फॉर 4 आवर्स, और 2 किलोवाट हीटर जो है वो कितने घंटे चलाता है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, उसकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी इफ द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट, एक जो किलोवाट आवर जो यूनिट है उसकी प्राइस कितनी है, 5 सेंट है, यानी कि 5 रुपए से नहीं। अब इसके अंदर हमारे पास जो हम निकालते हैं, पहले हम निकालेंगे कि टोटल किलोवाट आवर कितने बन रहे हैं, क्या निकालेंगे, टोटल किलोवाट आवर। अब देखिए ये मैंने बताया था ना किलोवाट आवर जी सर। अब देखिए अ पर्सन यूजेस 3 किलोवाट आवर, इलेक्ट्रिक 3 किलोवाट का है, 2 घंटे चल रहा है। देखिए 3 किलोवाट कितनी देर चल रहा है, 2, 3 2 6, तो इसका मतलब क्या हो गया 6 किलोवाट आवर। और एक ही है, ठीक है, वो 8, ये जो है ये कितने किलोवाट आ रहा है, 8 किलोवाट का। 4 आवर्स चला रहे हैं और कितने 2 किलोवाट आवर, तो ये कितने किलोवाट आवर आ गया, 8 किलोवाट। तो टोटल कितने हो गए, 14 किलोवाट आवर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5, सही। 0.5। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, सॉरी 5 से। तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 70। 14 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ गया 70 सेंट, ये डी आंसर। ठीक है, ये वही चीज़ है, समझ गए। अगला देखिए, which variation would be in the graph shown, which variation would produce a graph shown। अब ये कह रहा है pressure against the volume from the constant, which variation would produce a graph of shape। बताइए ये जो ग्राफ होता है ये आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहाँ पढ़ा था, जब एक तरफ वोल्टेज हो एक तरफ करंट हो और ये कॉपर वायर हो, ठीक है। अगर ये कॉपर वायर है तो ओम्स लॉ को ये मुकम्मल तौर पे क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि इसका रेजिस्टेंस थ्रू आउट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और रेजिस्टेंस इसकी बहुत मिनिमम होती है, कंडक्टेंस हाई होती है। तो ये चीज़ हमने इस ग्राफ के अंदर लिखा। देखो काउंट रेट टाइम फॉर रेडियो एक्टिव डीके, तो रेडियो एक्टिव डीके तो कुछ इस तरीके का नहीं होता था, नीचे की तरफ यूँ आता था। जी सर, रेडियो एक्टिव। करंट अगेंस्ट पोटेंशियल, देखो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट मेटल ओबेइंग ओम्स लॉ, तो ये ठीक है, समझ में आती बात। प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का शायद नीचे की तरफ बनता है।
और स्पीड अगेंस्ट टाइम, स्पीड और टाइम फॉर अ कार मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड से आएगा तो ये तो स्ट्रेट होना चाहिए लाइन। तो ये वाली लाइन जो है ये स्पेसिफिकली बी के लिए, समझ गए। अगला क्या है भाई, द डायग्राम शोन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम शो किया। ये देखो भाई एक्स और वाई पोटेंशियल्स हैं। अच्छा, यहाँ से करंट समझिए ये पॉजिटिव है, यहाँ से करंट निकला, ये किस में गया, एमीटर में, तो इसने आई को मेजर कर दिया। जब यहाँ तक पहुँचे तो करंट दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, वोल्ट मीटर मैंने यहाँ लगाया तो इसका मतलब क्या है कि ये वोल्टेज बताएगा आपको इस रेजिस्टर, ठीक है। और जो रेजिस्टर के अंदर करंट गुजर रहा होगा आई, वो करंट ये वाला करंट नहीं होगा, कुछ करंट रेजिस्टर से गुजरेगा और कुछ किससे गुजर रहा होगा, वोल्ट से, समझ रहे हो। जिसका अर्थ है दोनों। Which two readings are obtained when the suitable power supply connected X and Y? अब ये कह रहा है आपसे कि रेजिस्टर कितना आ रहा है 24 ओम्स। ये कह रहा है कि यहाँ पे वोल्ट मीटर और एमीटर कुछ रीडिंग्स शो करना है, लेकिन मैं जानता नहीं क्या है। लेकिन तुम ये तो जानते हो कि जो रेजिस्टेंस होती है वोल्ट और एमीटर के थ्रू जो रेजिस्टेंस आ रही होती है आर, जो कि V अपॉन आई के बराबर आती है, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और वो कांस्टेंट कितनी है, 24 ओम्स है। नहीं, ऊपर दिए है ना 24 ओम, जिसका मुझे ये तो कंफर्म हो गया 24 ओम रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये हो गया कि एमीटर और वोल्ट मीटर जो रीडिंग शो करेंगे उनको अगर मैं डिवाइड कर दूँ, क्या होता है फॉर्मूला, V अपॉन आर। 2 को डिवाइड करें 6 से, नहीं आएगा 24। 6 को डिवाइड करें 0.5 से, नहीं, कितना होगा, 12। 0.5 है वो, हाँ 12 नहीं, 12 को 0.5 से 24, ये तो आंसर नहीं समझे। समझा। तो आपने बताना इसमें से कौन सी सूटेबल रीडिंग हो। लेकिन इसमें एक मसला ये आ रहा है कि यहाँ से गुजरने, इसमें से गुजरने वाला करंट। अच्छा, अब इसमें कहानी ये होगी कि जो तुमने वोल्ट मीटर लगाया ना, वोल्ट मीटर की अपनी रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत हाई होती है, ये याद रखिएगा। इसकी रेजिस्टेंस आर की वैल्यू बहुत लो होती है और वोल्ट मीटर की अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत, मतलब अगर वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई हुई तो तमाम का तमाम करंट ऊपर से चला जाएगा, यहाँ पे मिनिमम करंट नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो ना होने के बराबर करंट है, तो ऑलमोस्ट सारा करंट ऊपर से नहीं समझे। समझ आ गया। अब ये क्या कहना है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस गिव्स लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस। ये बताइए कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस R1 R2 कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। तो पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इन A और B में से लोएस्ट कौन सी होगी, A। ऊपर चलें और चेक करें भाई, बताइए ये भी रेजिस्टेंस R और R है, बताइए हैं, ये भी बढ़ जाएगी, इन दोनों की इंक्रीज हो जाएगी और इसके साथ लोग बढ़ जाएगी। ए ही आंसर 9 का ए है, ठीक है ना। तो उधर आंसर जो होगा वो ये। 10th देखें, द डायग्राम शो द सीरीज सर्किट विद 3 रेजिस्टर होता है, 3 रेजिस्टर्स हैं, इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं, यानी कि ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है। द करंट एट X इज 3 एम्पेयर, X के ऊपर करंट 3 आ रहा है तो इन तीनों पे 3 एम्पेयर आएगा। वोल्टेज मेरे इल्म में नहीं है कितना, बंद कीजिए इसे, वोल्टेज मेरे इल्म में नहीं है कितना। अच्छा, ये पॉइंट X है, बताइए Y X से जब Y पे तुम पहुंचोगे तो भी करंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट Y, सेम करंट 3 एम्पेयर। हाँ, वोल्टेज ड्रॉप होगा दोनों, करंट। अगर वोल्टेज यहाँ पे V था तो यहाँ पे वोल्टेज 3 रेजिस्टेंसेस इक्वल है, यहाँ पे वोल्टेज क्या आएगा, V/3, इधर भी क्या आएगा, V/3, समझ रहे हो, और इधर भी क्या आएगा, V/3, लेकिन करंट रिमेन्स द सेम, तो ये 3 ही एम्पेयर रहेगा क्योंकि सीरीज के अंदर करंट क्या रहता है, कांस्टेंट। इन AC इलेक्ट्रिक सर्किट इन अ हाउस, एक घर के अंदर जो AC सर्किट होता है, द स्विच फॉर एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस के लिए जो स्विच ये वाले बने हुए होते हैं, इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द लाइव लीड के साथ कनेक्टेड होते हैं, इनके लाइव वायर के साथ कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि अगर, अब बताइए स्विच अगर लाइव वायर के साथ रखने तो फायदा क्या होगा, आपने स्विच ऑफ किया तो करंट यहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ, तो जो लाइव करंट लेके पंखे में जा रहा होगा वो करंट वहाँ जाने से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जब तुमने स्विच ऑफ किया तो तुम पंखे पे काम कर सकते हो आराम से, अगर ज़मीन पे भी खड़े हो तो पंखा तो इससे नहीं समझ में आएगा, वो सर्किट टूट जाता है, टूटा। अच्छा, अगर मैं इसके न्यूट्रल वायर के अंदर स्विच कनेक्ट करके ऑफ करूं तो भी पंखा बंद हो जाएगा, चलेगा नहीं। लेकिन वो
फ्लो चल लेकिन फ्लो का मतलब क्या है कि इसका पोटेंशियल अभी भी 220 वोल्ट होगा। अब अगर मैं काम करते हुए इसको टच करूंगा ना तो मुझे शॉक लगेगा, नहीं समझे? समझ आ गई। तो ये कह रहा है कि इसको लाइफ पे क्यों रखा जाता है। नो करंट एवर फ्लो इन द न्यूट्रल लीड ऑफ डिवाइस, ये तो है ही नहीं। द डिवाइस विल बी शॉर्टेड इफ द स्विच इज इन द अर्थ। बताइए डिवाइस जो हो सकती है वो शॉर्ट हो सकती है अगर उसे, द डिवाइस कैन नेवर बी स्विच ऑफ इफ स्विच इज इन द न्यूट्रल लीड। नहीं, स्विच ऑफ तो हो जाएगी, समझ रहे हो भाई? और डी का द डिवाइस कैन ओनली बी आइसोलेटेड मेड सेफ इफ द स्विच इज इन द लाइव लीड। या मैंने ये। बताया कि हमने सेफ जो होगी वो सिर्फ उसी वक्त होगी जब लाइव में, समझ गए? जी सर। द हाउस ओनर रिप्लेस्ड अ फ्यूज था, उसको रिप्लेस किया फॉर द लाइट ऑफ हाउस व्हेन द लाइट वाज स्विच्ड ऑन। जब लाइट को जलाया गया, ठीक है, न्यू फ्यूज ऑल्सो फेल। जब एक दफ़ा आपने लाइट ख़राब हो गई थी, आपने लाइट लगाई, फिर दोबारा से आया, फिर जल गया। जल जाने का मतलब क्या है कि जितना करंट उस फ्यूज से गुजर रहा था, या तो फॉल्ट अभी रिमूव नहीं हुआ, नहीं समझे? समझ आ गई। क्योंकि फॉल्ट आता है करंट अमाउंट से बढ़ता है तो फ्यूज हो जाता है, मेल्ट हो जाता है फ्यूज। अब अगर आपने वो फॉल्ट रिमूव कर दिया और फ्यूज लगाया और स्विच ऑन किया फिर जल गया, जिसका मतलब क्या है, वो बल्ब तो सही है, कोई और बल्ब के अंदर कहीं और शॉर्ट सर्किट हो रहा है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो फ्यूज इंस्टॉल किया गया है उसकी रेटिंग मैं गलत लगा रहा हूं, नहीं समझे? समझ आ गई। यानी कि उसकी रेटिंग, सपोज उसमें से करंट गुजरना है 5 का, मैंने 3 का फ्यूज लगा दिया। द हाउस ओनर देन यूज्ड अनदर फ्यूज, एक और यूज किया विद हायर रेटिंग देन द प्रीवियस वन। व्हाई वाज दिस नॉट सेंसिबल थिंग टू डू? बताइए, अगर उसने हायर रेटिंग का फ्यूज यूज कर लिया तो बताइए ये चीज़ सेंसिबल क्यों नहीं? क्योंकि हो सकता है कि आपने हायर रेटिंग का जो यूज़ किया है भाई, उस सर्किट के लिए भाई 2 बल्ब जल रहे हैं, एक बल्ब 1 एम्पेयर पे, दूसरा 1 एम्पेयर पे, लेकिन हुआ क्या, दोनों बल्ब जल गए, ख़राब हो गए। मैंने पहले बल्ब को चेक किया, मुझे नहीं पता कि दोनों ख़राब हैं, मैंने पहले बल्ब को चेक किया, चेंज कर दिया, मैंने स्विच ऑन किया तो अभी दूसरा बल्ब के जो वायर मिले हुए हैं उसमें से 4 एम्पेयर करंट गुजारेंगे तो फ्यूज जल जाएगा। मैंने कहा यार ये तो गलत हो रहा है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मुझे रेटिंग है वो जो फ्यूज लगा हुआ है रेटिंग पे, चूँकि 2 बल्ब हैं 1 एम्पेयर की, तो वो रेटिंग 3 एम्पेयर पे लगा हुआ स्विच, 3 एम्पेयर तो करंट जाने देगा। जी सर। लेकिन अगर 3 एम्पेयर भी फ्यूज हो रहा हो तो इसका मतलब क्या है कि बल्ब की प्रॉब्लम नहीं है, वायर अंदर से कनेक्टेड हुए हैं, कहीं शॉर्ट हो रहा है वायर, नहीं समझ में आ रहा? समझ आ गई। तो तुम अगर फ्यूज को चेंज कर देते हो तो ये तो तुम खतरा मोल ले रहे हो ना। यानी कि जितना करंट चाहिए उसका वेस्टेज हो रहा है, तुम कह रहे हो नहीं हम प्रॉब्लम नहीं ढूंढते, हम इनपुट बढ़ा देते हैं, नहीं समझे? समझ आ गई। मसलन तुम घर के अंदर पानी लेके अपना टैंक भर रहे हो, तुमने पाइप पे देखा पानी कम आने लगा, तुमने कहा यार ये तो पानी कम आ रहा है, तो तुम्हें चाहिए ना तुम जाके बाहर देखो कि कहाँ पानी लीकेज हो रहा है, उसको बंद करो। तुमको नजर आया पानी कम आ रहा है, तुम पहुंचे मेन सप्लाई वाले के पास और कहा पानी की सप्लाई बढ़ाओ मेरी, उसने तुम्हारी सप्लाई बढ़ा दी। जब वो तुम्हारी सप्लाई बढ़ाएगा तो पानी जो वेस्टेज हो रहा होता है वो और वेस्ट होने लगेगा, तुम्हारे पास पानी पहुंच तो जाएगा लेकिन तुम्हारी खराबी और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, नहीं समझ में? समझ आ गई। तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। अब ये बताओ ये चीज़ सेंसिबल क्यों नहीं है? नॉट अ सेंसिबल। फ्यूज अलाउ द करंट टू वर्क ओनली इफ द रेटिंग एग्जैक्टली राइट। देखिए अगर रेटिंग राइट है, ठीक है, तभी फ्यूज जो है वो करंट को अलाउ करेगा। जी सर। अगर आपने हायर रेटिंग का लगा दिया है तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ सेंसिबल नहीं होनी चाहिए। देखो इसके अंदर ये क्या आंसर कर रहे हैं, 12 का ये डी दे रहे हैं। अब देखो द फ्यूज हैज ऑलरेडी मेल्ट बिकॉज द रेटिंग वॉज टू हाई, यानी कि वो पहले भी मेल्ट हो गया था, चेंज हुआ। तो इस वजह से मैंने उसको ज़्यादा, ऐसा तो नहीं करूँगा ना मैं, जी सर। ठीक है। फ्यूज अलाउ करंट टू वर्क ओनली इफ रेटिंग। अब इसका मतलब क्या है कि मैंने अगर 5 एम्पेयर का 3 के बजाय लगा दिया तो करंट गुजरने लगा, इसका मतलब है अब ये वाला फ्यूज सही है, ऐसा तो नहीं होगा ना। फ्यूज जो इंस्टॉल कर रहे होते हो वो डिवाइस के पावर पे डिपेंड करता है ना कि वो कितना करंट ड्रॉ करा रही है, नहीं समझे? समझ आ गई सर। तो इसका मतलब क्या है कि ये नहीं लिखोगे कि भाई जितना जो सा फ्यूज चल रहा हो वो लगा दो, अगर जो सा फ्यूज लग रहा है वही लगा दूं तो क्या ये मिलके सही होगा? तो मसलन अगर मेरे पास 10 एम्पेयर का पड़ा हुआ है और डिवाइस चल रही है 2 एम्पेयर पे और 3 एम्पेयर का फ्यूज नहीं है तो 10 लगाऊंगा तो चल जाएगा ना।
लेकिन नुकसान क्या है कि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ चीज़ें जला देगा वो, क्योंकि वो अलाउ कर रहा है 10 एम्पियर तक के करंट को। तो ये दोनों रॉन्ग हो गया। यूजिंग फ्यूज विद टू हाई रेटिंग, क्या हमेशा ज़्यादा रेटिंग का फ्यूज इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं। अब और क्या उससे इलेक्ट्रिक शॉक? नहीं। अब देखो लास्ट क्या कह रहा है, अ फ्यूज विद हायर रेटिंग, जिसकी रेटिंग ज़्यादा होगी, माइट अलाउ द करंट टू वर्क बट फॉल्ट वुड नॉट बी करेक्टेड। यानी कि करंट तो आपको आने देगा, आपकी डिवाइस को चला भी देगा, लेकिन जो प्रॉब्लम आई होगी ना, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करेगा। यानी कि प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट, वही हो गई ना, मैंने उधर से पानी खोल दिया तो जो प्रॉब्लम थी वो मजीद बढ़ जाएगी और मेरे लिए खतरनाक हो सकती है। लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा कि वक्ती तौर पे वो चीज़ जो होगी वो क्या कर रही होगी, चल रही होगी। तो समझ में आ रही बात? तो इसके अंदर ऑप्शन जो होगा वो आपके पास डी आ जाएगा, जैसा कि दिया हुआ। दो 24 ओम्स का एक रजिस्टर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज से और 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड। व्हाट इज द पावर लॉस? आपको क्या बताना है? पावर बतानी है, लॉस कितना है इन द रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर कितनी पावर लॉस होगी। पावर लॉस देखो इसने वॉट में दी हुई है, तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। ये 24 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 और 12 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 24 और 12, 24 मल्टीप्लाई 288 आएगा। 24, अच्छा नहीं ये तो रजिस्टर है, ये वोल्टेज है, समझ रहे हो? तो पावर तो ये आता है ना। तो पहले तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पता है, वोल्टेज पता है, करंट नहीं पता ना, तो पहले मैं आई निकालूंगा। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है ना। जी सर। तो वोल्टेज आपको कितना दिया गया? 12, और ये कितना दिया गया? 24, 0.5 एम्पियर। अब इस 0.5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 12 से, तो कितना आ जाएगा? 6 वॉट आ जाएगा। ये आंसर समझे? जी सर। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द एनर्जी कन्वर्टेड बाय द सोर्स इन ड्राइविंग अ यूनिट चार्ज अराउंड द, ये तो वही वाली हो गई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसकी बी 14। समझ में आई बात? पुराना वाला क्वेश्चन, ये 24 रजिस्टर, ये भी पुराना हो गया। द डायग्राम इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, कहता क्या ये? व्हाट इज द करंट इन द 2 ओम रजिस्टर? 2 ओम रजिस्टर में से कितना, यहाँ से कितना करंट पास होगा, ठीक है? अब ये बताइए, यहाँ से करंट पास करने के लिए टोटल इतना करंट आ रहा है, बताइए इन दोनों को मिलाऊंगा तो एक रजिस्टर बन जाएगा ना, इनको मिलाकर, और इन दोनों को मिलाऊंगा तो भी एक रजिस्टर बन जाएगा। दोनों का 10। बताइए इसको, हाँ अगर मैं इसको मिलाता हूँ तो ये 10 ओम बनेगा, वो नीचे भी 10 और नीचे भी मिलाता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों यहाँ पर भी इक्वल करंट जाएगा। फिर इसका 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर इधर भी आएगा, 3 एम्पियर इधर भी आएगा। तो बताइए 2 में से कितना गुजरेगा? 3। 8 में से भी कितना गुजरेगा? 3। तो जो टोटल करंट पास हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा? 3 एम्पियर। तो इसका आंसर जो होगा वो सी। अच्छा जी, अब जो है ये बस ये पेज जो है ना, ये लास्ट में करेंगे बस, फिर उसको इलेक्ट्रिकल हीटर कंसिस्ट ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जो कि हीटिंग एलिमेंट पे कंसिस्ट कर रहा है, माउंटिंग एन मेटल रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर इज कनेक्टेड विद द अर्थ वायर। वेयर शुड द स्विच ऑफ द हीटर एलिमेंट बी कनेक्टेड? स्विच जो होता है वो हमेशा कहाँ कनेक्ट किया जाता है? लाइव वायर के ऊपर कनेक्ट किया जाता है। बिटवीन अर्थ वायर एंड द रिफ्लेक्टर? नहीं, अर्थ वायर पे तो नहीं होता ना। स्विच हमेशा क्या होता है? बिटवीन द लाइव वायर एंड द हीटिंग एलिमेंट। लाइव वायर और हीटिंग एलिमेंट के दरमियान में ये किसी हद तक मुमकिन हो सकता है। 17 का क्या आंसर दे रहे हैं? बी। तो देखिए बिटवीन द लाइव वायर एंड द लाइव और न्यूट्रल वायर के दरमियान में तो कनेक्ट होता ही नहीं। बिटवीन द न्यूट्रल वायर में भी नहीं होता, तो वही बी ही आपको पास आंसर होगा। हमेशा लाइव वायर और डिवाइस के दरमियान। Could the unit potential difference volt also be written? Unit could be the unit of potential difference का unit और क्या हो सकता है? तो potential difference V होता है, जो कि किसका होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल्स। और चार्ज की क्या होती है? कूलम। तो जूल्स पर कूलम, ठीक है। 18 19 का क्या हो गया? XY are the lamps with the filament made from the same material। X और Y दो लैंप है जिनके फिलामेंट जो है वो सेम मटेरियल के बने हुए, एक ही जैसे, ठीक है। द फिलामेंट लैंप X इज थिकर, मोटा, देन द एंड शॉर्टर और पतला। थिकर है, मोटा है, और लेंथ में भी क्या है? कम है। बताइए शॉर्टर देन द फिलामेंट लैंप, ये थिनर है और लेंथ में क्या है? लंबा। फिलामेंट लैंप,
ठीक है, दोनों लैम्प के फिलामेंट लैम्प X, ये X है और ये क्या है, Y है। When connected to the main and switched on, सप्लाई से कनेक्ट करके आपने स्विच ऑन कर दी, which is brighter, इनमें से ब्राइटर लैम्प कौन सा होगा, and which lamp is the higher resistance? एक चीज समझ में आ गई, लार्जर रेजिस्टेंस किसकी मिलेगी आपको, Y की मिलेगी, ब्राइटर X हो जाएगा, ठीक है, B आंसर है। बिल्कुल, क्योंकि वो करंट ज़्यादा यूज करेगा, 90 तो B आंसर होगा, B ठीक है भैया। The diagram one shows ये देख लो, ये क्या कर रहा है, the diagram one shows the resistor connected to the battery of ammeter and voltmeter. The ammeter reading is 0.5 ampere. एमीटर की रीडिंग कितनी आ रही है, करंट 0.5 और वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी आ रही है, 3. The second identical resistor is now connected in the parallel with the first resistor. 3 और कितना दे रहा है ये, 3 और 0.5, ये है 0.5 एम्पेयर और ये 3 वोल्ट रिजल्ट। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि द सेकेंड आइडेंटिकल रेजिस्टर इज नाउ, आइडेंटिकल है एक ही जैसा, इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द फर्स्ट रेजिस्टर एज शोन। अब हमने क्या किया है, पहले वो रेजिस्टर वो था, अब ये दोनों रेजिस्टर हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिए। अब तुम मुझे ये बताओ कि पहले ये सिंगल रेजिस्टर R था, उसके ऊपर ये रिजल्ट आ रहे थे, तो R = V/I होता है। V/I का मतलब क्या है, 3/0.5 यानी कि 6 ओम। तो इसका मतलब क्या है, ये रेजिस्टर कितने ओम का था, 6 ओम। अब इसी सर्किटरी में 6 ओम के 2 रेजिस्टर लगा दिए। अब ये बताओ 6 ओम के अगर 2 रेजिस्टर लगा दिए तो जो इसका इक्विवेलेंट आएगा वो 6 से कम होगा। जी सर। यानी कि ये कुछ फॉर्मूला होता है 1/C + 1/C2, यानी कि पैरेलल के अंदर तो 6 के 36 C1 C2 C1 + C2 होता है। यानी कि 6 के 36 बटा 6 12 12 का 12 36, तकरीबन इसका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगी ना इन दोनों की मिला के वो कितने ओम आएगी, 3 ओम आएगी। समझ रहे हो, कंबाइंड रेजिस्टेंस दोनों की। ये ऐसे ही होता है ना, 1/6 + 1/6 करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ पे आएगा 6 कम 6 1 + 1 तो 2/6, 2 3 6 3 पलटेगा तो ये क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि पहले रेजिस्टेंस 6 थी, जी सर, 2 इक्विवेलेंट लगा के रेजिस्टेंस 6 से क्या हो गई, आधी हो गई। तो पहले जब रेजिस्टेंस ज़्यादा थी तो करंट कितना आ रहा था, 0.5 एम्पेयर। अब जब रेजिस्टेंस रिड्यूस होगी तो अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जो 0.5 आ रहा है वो बढ़ के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। When the ammeter and voltmeter reading in the, what are the ammeter and voltmeter reading in the circuit shown in the diagram? अब तुम्हें 3 पता लग गया ना, जी सर, इक्विवेलेंट। अच्छा, तीनों के बाद पोटेंशियल सेम आएगा, तो 3 होने का मतलब क्या हो गया कि एमीटर रीडिंग 0.5 1 हो सकती है, सही, उधर 0.5 हो जाएगा वोल्टेज पे। हाँ, और वोल्टमीटर चेंज होगा, पैरेलल में चेंज होता नहीं, पैरेलल नहीं, तो ये 3 वोल्ट ही रहेगा। समझ डी। रहे हो, ये देखो ना, तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या था, V/I रेजिस्टेंस होता है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, 3 ओम ना, जरा करके देखो, 3 / 0.5 ये कितना आ रहा है, 6 / 0.5 ये आ रहा है 12, 1.5 / 1 1.5 और 3 / 1 3, तो बताओ कौन सा मैच कर रहा है, डी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम्स डी के ऊपर आ रही है, तो डी आपके पास। तो इसको बस यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।